हेलो दोस्तों। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, और ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे और किसी रुतबे तक पहुँच जाएंगे तो आपकी कीमत हर जगह होगी, और अगर नहीं तो आप भी एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई को अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे होंगे, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में पॉलिटी के भारतीय संविधान का जो इतिहास था, संरचना थी, किस तरीके से भारतीय संविधान की संरचना हुई, कौन कौन से मूल संविधान के एक्ट आए उपनिवेश काल में, उन सभी पर हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में जान लें कि भारतीय संविधान को बनने में पूर्ण समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और जिसको भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के भ्रमण के बाद पाया कि भारत का संविधान में वे सभी गुण होने चाहिए जो कि एक देश के संविधान के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए जिस देश का जो गुण अच्छा लगा वो अपने देश के संविधान से जोड़ लिया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को नोटिस किया कि विश्व के कौन कौन से देशों में कौन कौन से संविधान के प्रावधान ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और हमारे देश के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो इस बात की मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने विभिन्न देशों से अपने भारत के संविधान में उनको जोड़ा और अपने भारत के संविधान में शामिल किया। तो इसी को आज हम देख रहे हैं कि किस देश से क्या प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए जो कि हमारे परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हैं भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल जिसको बोलते हैं, और उसमें से लगभग 200 आर्टिकल से अधिक, 200 अनुच्छेदों से अधिक वो प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक है दोस्तों, हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पर प्रॉपर एक क्लास ली हुई है। आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर ऐसे क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ठीक है ना, हमें पॉलिटी का ज्ञाता नहीं बनना है दोस्तों, हमें परीक्षा पास करनी है। तो परीक्षा के रूप से, परीक्षा के नज़रिए से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कि हम डीडू बासु पर बैठकर पढ़ेंगे, ना ही भारत का संविधान बैठकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 1935 के एक्ट से जो प्रावधान लिया गया तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट था राज्यपाल का कार्यालय, यानी कि भारत में केंद्र का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल कहीं और से लिया गया है, उसकी चर्चा आगे आएगी दोस्तों। तो जो राज्यपाल होगा वो उसका एक कार्यालय होगा। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से लिया गया। उसके बाद संघीय तंत्र, यानी कि सेंट्रलाइज, जो सेंट्रल का वर्किंग सिस्टम है हमारी केंद्र सरकार का, संघ का, उसका वो वर्किंग सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद न्यायपालिका, भारत में 3 तरीके की वो समितियां कार्य करती हैं। अगर हम देखें
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है, तो न्यायपालिका जो न्याय करती है वो न्यायपालिका कार्य करेगी। एक न्यायपालिका होगी और उसके 3 स्तर होंगे। बाद में 4 हो गई जब पंचायती राज आ गया, तो उसके बाद में जो पंचायतें में होने लगी, वरना 3 ही स्तर हैं उसके, एक जिला स्तर पर, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका किस तरीके से होगी उसका भी प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। उसके बाद में आता है लोक सेवा आयोग, जिसकी हम आए दिन चर्चा करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों उसका भी प्रावधान 1935 से ही लागू हुआ था। ठीक है, और आपातकालीन उपप्रबंध और प्रशासनिक विवरण, यानी कि आपातकाल में क्या चीज़ प्रबंध की जानी चाहिए, क्या उसके सिस्टम होना चाहिए, क्या किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए आपातकाल के समय, और हमारा प्रशासन कैसा कार्य करना चाहिए, इस पर सारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम, और आगे हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, जिसने लगभग हमारे ऊपर 335 वर्ष तक राज्य किया। ठीक है दोस्तों, उससे हमने क्या सीखा और क्या हमने अपने भविष्य के लिए उससे अपने देश के भविष्य में शामिल किया, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रिटेन से जो लिया गया वो था विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन होगा। कानून संविधान से बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बात ब्रिटेन से प्रावधान संविधान से ली गई है। तो विधि का शासन होगा। उसके बाद एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है दोस्तों कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जैसे कि न्यूयॉर्क का कोई व्यक्ति है तो वहाँ उसके पास न्यूयॉर्क की नागरिकता होगी और अमेरिका की नागरिकता होगी। वहीं अगर चाहे वो भारत में अब चाहे तमिलनाडु का हो या सिक्किम का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, गुजरात का हो, जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर का भी अब हो, तो अब उसके पास केवल भारत की ही नागरिकता होती है। ठीक है, पहले अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का अपने देश में विलय कर लिया गया पूर्णतः, तो दोस्तों उसके बाद से वहाँ पर जब 370 और 35A को कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, तभी से भारत में अब पूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मंत्रिमंडल। तो दोस्तों एक प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, ये मंत्रिमंडल जो शब्द या इसके कार्य जो लिए गए हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं कि हाँ एक मंत्रिमंडल होगा जो प्रधानमंत्री की कार्यों में सहायता करेगा। ठीक है, उसके बाद संसदीय शासन, संसद किस प्रकार से शासन चलाती है। ठीक है ना, संसद का शासन यानी कि हमारे देश में संसद का शासन चलता है, कानून संसद बनाती है और उस कानून पर देश चलता है। तो किसका शासन हो गया दोस्तों, हमारे यहाँ संसदीय शासन हो गया। संसद का विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार का प्रावधान भी दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद में द्विसदनात्मक प्रणाली। द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब है कि हमारे देश में 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा स्थायी सदन, लोकसभा अस्थायी सदन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है हमारे यहाँ। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे हमारे परीक्षा उपयोगी जो पूछे जा सकते हैं कि किस देश से लिए गए हैं हमारे संविधान में। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये सभी प्रावधान हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अमेरिका से लिए गए प्रावधान। अमेरिका यूएसए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है तो आज हम उसकी चर्चा करें। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि एक न्यायपालिका होगी, ये प्रावधान लिया गया। हमने पीछे देखा दोस्तों कि न्यायपालिका होगी, ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से। ठीक है, वहीं न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, किसी के अधीन कार्य नहीं करेगी, ना ही वो प्रधानमंत्री, ना ही राष्ट्रपति, ना ही संसद। ठीक है,
तो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, इस बात का प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यायपालिका ली गई है 1935 के एक्ट से और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है आपके अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे जीवन का मुख्य आधार है। ठीक है। जो शुरुआत में जब मौलिक अधिकार शामिल किए गए हमारे संविधान में तो वो 7 थे यानी कि 7, और बाद में संपत्ति के अधिकार को न्याय अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। तो दोस्तों उसके बाद हमारे यहाँ एक मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। फिर आया न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जब कोर्ट न्यायपालिका जब किसी चीज़ पर निर्णय देती है और उसके बाद में फिर दोबारा उसको रिव्यू करती है तो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में अमेरिका के प्रावधान से ली गई है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। राज्यपाल का पद कहाँ से था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से। वहीं उपराष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति एक पद होता है, कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का मेन कार्य क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा का सभापति। ठीक है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रॉपर प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा वोटिंग के द्वारा न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। आपने पीछे देखा होगा एक न्यायाधीश थे जिनके ऊपर ये महाभियोग लगाया गया था उनका। ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कनाडा से लिए गए प्रावधान। ठीक है। अब छोटे छोटे हैं, थोड़े थोड़े हैं, बस आपको याद रखना है, रिवाइंड करते रहना है कि हाँ, क्योंकि फैक्ट हैं दोस्तों, फैक्ट दिमाग से निकल जाता है। तो आपको इसको बार बार जब भी फ्री हो तो आप वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि हाँ कौन कहाँ से लिया गया है, कैसे कैसे लिया गया है। तो आपको जब आप 7-8 बार 5-6 बार आप देख लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा इसको। इसी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया, क्योंकि मुझे पता है कि ये परीक्षा में 100% 1 से 2 नंबर हमेशा लाता है। और दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हज़ारों की संख्या में मेरिटें ऊपर नीचे हो जाती हैं 1-2 नंबरों से। ठीक है दोस्तों, जब वो पॉइंटों में गिरती है तो दोस्तों कनाडा से लिए गए प्रावधान क्या थे? अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना। जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं जो कि जो राज्य की शक्तियों से बाहर है या राज्य उस पर कानून नहीं बनाया है या जो किसी की अधीन नहीं आती है, तो वो केंद्र के अधीन शक्तियाँ शामिल की जाती हैं। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 1935 के एक्ट में कहा गया था कि एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल का पद होगा। ठीक है। अब इस कनाडा के नियम से लिया गया है, संविधान से लिया गया है कि केंद्र द्वारा राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा जो कि केंद्र का प्रतिनिधि होगा। ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र मजबूत होगा, सशक्त होगा केंद्र में और उसकी संघीय व्यवस्था होगी। ये कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आयरलैंड बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। और वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अमेरिका, आयरलैंड और रूस से। ठीक है। तो दोस्तों तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणी
नियम से, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा आप कह सकते हैं, तो उससे चुनाव किया जाता है भारत में राष्ट्रपति का। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, उसकी निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जब राज्यसभा के सदस्य 2 वर्ष में एक तिहाई सीटें खाली हो जाती हैं, तो उसमें जब नामांकन किया जाता है तो इसका प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सोवियत संघ। ठीक, पूर्व में सोवियत संघ, तो इसका मतलब है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं रूस की। ठीक है, 1991 के विघटन से पूर्व ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था और हिंदी में इसको सोवियत संघ कहते थे। वर्तमान में जो आप रूस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम रशिया कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इससे क्या क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य हमने लिए हैं सोवियत संघ रूस से। प्रस्तावना के न्यायिक शब्द, प्रस्तावना में जो न्यायिक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये शब्द भी हमने रूस से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन केवल एक शब्द पे पूछ देगा कि प्रस्तावना में प्रयोग किया गया सामाजिक शब्द निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वहाँ पर सोवियत संघ भी दे सकता है आपको और रूस भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो दोस्तों अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधान क्या थे, समवर्ती सूची। दोस्तों हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार पहले बना देती है या केंद्र सरकार कानून बना देती है तो वह केंद्र सरकार का मान्य होता है। यदि दोनों में विवाद हो जाए केंद्र और राज्य में उस कानून को लेकर, तो केंद्र का पलड़ा भारी होता है। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद व्यापार को लेकर जो नियम का कानून हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा, समुद्री व्यापार कैसे होगा, कितने कहाँ तक नॉटिकल मील तक भारत की सीमा रहेगी, इस तरीके की जो व्यापार से जुड़ी हुई बातें हैं वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, ये भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दोस्तों हमने ये दोनों पॉइंट इसलिए रखे आपके सामने क्योंकि ये बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। व्यापार और वाणिज्य ज़्यादातर एक ही दे देता है, कहीं व्यापार दे देगा, कहीं वाणिज्य दे देगा। और अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा स्मार्ट हुआ तो वो आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। इस वजह से मैंने आपको ये दोनों पॉइंट रखे। मतलब उसकी अगर आप ब्रॉड में देखें तो वो एक ही हैं। ठीक है, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य में माने कॉमर्स, ठीक है ना, तो वो लेन देन का ही बात है उसमें भी। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हमने ये दोनों शब्दों का आपको सामने रखा, व्यापार और वाणिज्य। अगला है समागम स्वतंत्रता, यानी कि आपको समागम से मतलब है जो बैठकें होती हैं, जो एक तरीके का भारत के जो संविधान में स्वतंत्रता का पोर्शन है उसमें आपको अनुच्छेद 19 के तहत समागम की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है उसमें कि आप हथियार के साथ समागम नहीं कर सकते हैं। अगला है दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोस्तों संयुक्त बैठक, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो ये संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों इस पर और भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वो ये पूछ देता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो हमने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उसके बाद में वो पूछ लेगा अगर कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये किस एक्ट के तहत है, तो अनुच्छेद 108 के तहत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब एक एक देश से एक एक 2-2 प्रावधान लिए गए हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक ही स्लाइड में बना दिया है। तो अन्य देशों से लिए गए प्रावधान,
फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र और प्रस्तावना की स्वतंत्रता। यानी कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब देश का सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो तो उसे गणतंत्र कहते हैं। यानी कि जब हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है दोस्तों, और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है हमारे देश में, इसलिए हमारा देश गणतंत्र है। ठीक है। और प्रस्तावना की स्वतंत्रता, प्रस्तावना यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो स्वतंत्र रूप से हमारे देश में लागू किए जाते हैं। ठीक है। समता और बंधुता, समता यानी कि समानता का अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर, और बंधुता यानी कि भाईचारे की बात हो रही है। तो समता और बंधुता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वो फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना की स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान से है, तो वो फ्रांस के संविधान से है। ठीक है दोस्तों। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है। यानी कि संविधान संशोधन जो कि आपने देखा कि आज की डेट में लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ और जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, उसके बाद से 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से आई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आए दिन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दोस्तों हमने पीछे देखा था वो राज्यसभा का सदस्यों का नामांकन था, और ये निर्वाचन है, यानी कि वोटिंग प्रक्रिया पूछी जा रही है इसमें। तो वोटिंग प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून द्वारा जो प्रोसेस स्थापित की गई है कि हाँ किस तरीके से क्या कार्य किया जाना है, वो कानूनन रूप से जो कार्य किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, वो प्रक्रिया हमारी जापान से ली गई है। दोस्तों आपको शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। विधि का प्रयोग आपको पीछे 2-3 जगह मिला है, लेकिन हर एक में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना। फैक्ट है दोस्तों, अगर आपको रटना भी पड़े तो आप रट लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2 नंबर बहुत मायने रखता है कंपटीशन एग्ज़ाम में। अगला है दोस्तों जर्मनी। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि आपातकाल जो 352, 356, 360 जो आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपदा और वित्तीय आपात, तो अगर ये देश में लागू होता है तो कौन सा मौलिक अधिकार हमारा स्थगन यानी कि समाप्त हो जाएगा, कौन सा बना रहेगा, क्या होगा, इस सारी बातों की चर्चा हमने जर्मनी के संविधान से ली है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और अगर आप हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उस चीज़ को आपको पढ़ाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम अपनी सीरीज़ छोटी मगर बड़े काम की बातों में उसको ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।